हेलो एस्पेंट, वेलकम टू बैक बाय यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पेंट क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हुए आज इसका हम चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों देखेंगे। 5 का नाम है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज के बारे में पढ़ना है और एनर्जी और उसका संसाधन, ठीक है। और जो एक तो जो आपकी 10th की एनसीईआरटी है ना, ज्यादातर संसाधन से रिलेटेड है, तो ऐसे मेंस में भी आपके ज्यादातर आते ही हैं, ठीक है। और ये चैप्टर तो आपको पीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो चैप्टर नंबर 6 है उसका उद्योग से रिलेटेड है, वो आपका मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोनों चैप्टर हम देख लेंगे इसमें। और 10th क्लास की एनसीईआरटी का आपका ये आज का लास्ट क्लास होगा। आने वाले टाइम में आपकी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी स्टार्ट की जाएगी, जो आपकी 11th 12th की होती है। और ये क्लास आपको सभी देखनी चाहिए, क्योंकि क्लास समझने से ही हमें पता चलता है कि आखिर एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले समझो खनिज क्या है। तो खनिज भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं, ठीक है। तो आप ये तो समझते ही हो पृथ्वी के, ठीक है। तो जैसे भूपर पट्टी, मेटल, कोर, तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो होती है भूपर पट्टी। अब इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं आपके, तो उन्हीं तत्वों को खनिज कह देते हैं, ठीक। ओके, अब खनिज का वर्गीकरण देख लो कैसे होता है। तो एक तो होता है धात्विक, इसका मतलब जो धातु टाइप का होगा, ठीक है, जैसे जिसमें लोहा ये सब हो गया। ओके, दूसरा है अधात्विक, जिसमें अभ्रक, नमक, पोटेशियम, सल्फर, चूना पत्थर, बलुआ, ठीक है, संगमरमर, तो ये सभी अधात्विक, ठीक है। ऊर्जा खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब आ जाते हैं। तो धात्विक में होते हैं जैसे लोहा धातु, ठीक। और दूसरा प्रकार होता है एलोह, ठीक है। तीसरा होता है इसमें बहुमूल्य, ठीक है। तो लोहा धातु जैसे लोहा एक्स हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, निकल हो गया, कोबाल्ट। और लोहे में जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट ये सब हो गए। ओके, और फिर आ जाता है आपका बहुमूल्य। बहुमूल्य कौन से, जिसमें सोना, चांदी ये सब आ जाता है, ठीक है। और आपका अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर। तो दूसरा कौन सा है, अधात्विक। अधात्विक में आपका नमक, पोटेशियम ये सब आ जाता है। ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, गैस। ओके, तो वर्गीकरण आपका यही था। अब यहाँ एक पॉइंट दे रखा है कि जो खनिज प्राय निम्न शैलों समूह से प्राप्त होते हैं। जो खनिज होते हैं ना, ये शैलों से हमें प्राप्त होते हैं। तो अग्नाशय तथा कायांतरिक चट्टानों, दरारों, जोड़े और भ्रंशों से, ठीक है। तो शायद ही आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में ये सब बताया गया था, कौन सी चट्टानें कैसे बनती हैं। हालांकि 11th में ढंग से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इन चट्टानों से बनते हैं जैसे छोटे जमाव, ठीक है। और फिर उन्हीं से बन जाते हैं बृहद जमाव, यानी कि उसके बन जाते हैं खनिज तत्वों के, जो भी चट्टानों से निकलता है। तो फिर ऐसे जैसे एग्जांपल जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, ठीक। आगे फिर अवसादित चट्टानें, ये हमें कोयला, पेट्रोलियम यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। और सूक्ष्म प्रदेश यहाँ से सम, पोटास, नमक ये सब होता है, ठीक है। फिर धरातल चट्टान के अपघटन व अपवदन से हमें बॉक्साइट मिल जाता है। पहाड़ी के आधार तथा घाटी तल की रेत, जलोढ़ जमाव, पलेसर निक्षेप से हमें सोना, चांदी, टीन ये सब मिल जाती है, ठीक है। और महासागरीय से हमें नमक मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाती है, मैग्नीज ये सब हमें वहां से मिल जाती है। ओके, जल से, महासागरीय जल से, ठीक है। अब देख लेते हैं हम भारत में खनिज। तो इंडिया में खनिज ये आपका पीटी में आ जाता है। तो मैग्नेटाइट आपका 70% है, ठीक। और ये विद्युत उद्योग में इसका कार्य हो जाता है। और हेमोटाइट 50 से 60% है भारत में, और उद्योग के उसमें लिया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। लिमोनाइट 40% और सिद्राइट 40% से कम है। तो आप ऐसा मैप भी बना सकते हो कौन सी चीज कहाँ, जैसे कि तो ये आपके लोहा उत्पादन राज्यों का डायग्राम बनाया गया है। जैसे उड़ीसा में 52%, ठीक है। और अन्य राज्यों में झारखंड में 11। तो आप ये सब जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब एस्पिरेंट मैप में देख सकते हो, यहाँ कुछ स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ लोहा ज्यादा पाया जाता है आपको। ओके,
तो ऐसे आपको चित्र बनाना चाहिए। ठीक है। अब है अलोह खनिज। ठीक है, तो जैसे तांबा हो गया, तो तांबा बिजली के तार, विद्युत उपकरण, रासायनिक उद्योग यहाँ पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश, बालघाट, झारखंड, सिंह भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है। और राजस्थान में खेतड़ी, गणेश्वर क्षेत्र। ठीक है। बॉक्साइट यहाँ एल्यूमिनियम सिलिकोट से समृद्ध है, तो ये अमरकंटक पठार में, मैकाल पहाड़ी, बिलासपुर, कटडी पहाड़ी क्षेत्र में ये होता है। ठीक है। अब यहाँ बॉक्साइट का भी एक डायग्राम दे रखा है, जैसे उड़ीसा में 49% होता है, छत्तीसगढ़ में 8%, झारखंड में 9%, गुजरात में 24%, महाराष्ट्र में 8%। अब है अधात्विक खनिज। ठीक है, तो मतलब धातु खनिज नहीं होते। ठीक है। तो पहला इसमें अभ्रक, जो पारदर्शी, काले या लाल, पीले व भूरे रंग के होते हैं। गुण सर्वोच्च परावैद्युता शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक होता है। विषवहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता होती है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके नहीं आते, पर ये बस वैसी नॉलेज के लिए लिखे गए हैं। तो क्षेत्र कौन कौन सा, तो छोटा नागपुर, पठार, बिहार, झारखंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, किस किस जगह ये पाया जाता है। ठीक है। फिर चट्टानी खनिज देख लेते हैं हम यहाँ। तो यहाँ चूना पत्थर, तो चूना पत्थर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट चट्टान में पाया जाता है। क्षेत्र जैसे राजस्थान 21%, मध्य प्रदेश 1%, आंध्र प्रदेश 11%, छत्तीसगढ़ 10%। तो ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो कौन सी जगह क्या पाया जाता है। ठीक है, जैसे पहले बनाया था। अब आ जाते हैं ऊर्जा संसाधन। तो एक तो है परंपरागत, ठीक, तो परंपरागत, और दूसरा है गैर परंपरागत। तो परंपरागत में जैसे कि जो पहले से ही चलता आ रहा है, जैसे लकड़ी, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। तो यहाँ है मतलब एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है गैर परंपरागत, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ओके, तो थोड़ा, और इसी के साथ ही आपका इसमें चैप्टर नंबर 5 समाप्त हुआ। तो पीटी के लिए इंपोर्टेंट था, हालांकि 11th में ऐसे चैप्टर आपके और अच्छे ढंग से मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें चैप्टर 6 अपना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। उद्योग से रिलेटेड चैप्टर है, तो यहाँ थोड़ी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब विनिर्माण का क्या, कि कोई चीज पहले ही निर्मित है, ठीक है, बट उसमें कुछ अलग से एडिट कर देना और उसके मूल्य को बढ़ा देना। ठीक है, उसे ही विनिर्माण हम कहते हैं। तो विनिर्माण का महत्व क्या क्या है, तो पॉइंट देखते हैं। आर्थिक विकास की रीढ़ होती है। ठीक है, किसी आधुनिकीकरण, रोजगार में मिलता है, जीडीपी, जीएनपी तथा निर्यात अधिक होता है। तो जीडीपी, जीएनपी आपको जब समझ में आएगा जब हम अपनी इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि जीडीपी आपका यही होता है कि किसी देश क्षेत्र के अंदर जो भी वस्तु उत्पादित की जाती है और उसकी सेवा को ही जीडीपी कहते हैं। ठीक है, बट ये जैसे मान के चलो भारत की जीडीपी है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि केवल भारत के लोग ही उसमें हिस्सेदार होंगे। तो कोई और के देश भी भारत में वो चीज कर सकते हैं, तो वो जीडीपी कहलाएगी। और जो जीएनपी है ये भारत के लोगों द्वारा होगी। ठीक है, बेरोजगारी व गरीबी कम होगी इससे, अगर विनिर्माण को हमने अधिक महत्व दिया। क्षेत्रीय विषमता कम होगी, समावेश विकास होगा। ठीक, ऐसा ही फ्लो चार्ट दे रखा है इसमें, जैसे उत्पादित खाद्य व बीज मशीनीकरण, तो फिर कृषि, ठीक है, और फिर कच्चा माल होगा, विनिर्माण होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पॉइंट दे रखा है, कृषि व विनिर्माण क्षेत्र का विकास सामूहिक रूप से देश की जीडीपी, जीएनपी व निर्यात को बढ़ाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे हम कृषि में, वो कहने का मतलब यही है कि देश की जीडीपी भी बढ़ती है और जीएनपी भी। ठीक है, फिर विनिर्माण देश की जीडीपी में इसका योगदान कितना है, 17%, और पूर्वी एशियाई देशों में 25 से 33% है। ठीक है, देश के विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय
विनिर्माण प्रतिस्पर्धा की स्थापना। ठीक है, मतलब एक तरीके से कंपटीशन भी तो होगा फिर एक दूसरों में। ओके, अब हम देख लेते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक, तो दो दो हम इसमें से समझते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर आपको फिर ढंग से दिखेगा नहीं। तो जैसे हम वर्गीकरण लिख रहा है तो पहले 2 पॉइंट उठा लेते हैं। जैसे पूंजी निवेश के आधार पर, कि मतलब हम अपना इनपुट जिस हिसाब से डाल सकते हैं उसी हिसाब पर। फिर दूसरा आपका स्वामित्व के आधार पर, और फिर आपका प्रमुख भूमिका के आधार पर, और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, फिर आपका कच्चा माल व तैयार माल की मात्रा पर, ठीक है, निर्भर करता है। ओके, तो पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग हो सकता है, मध्य हो सकता है, वृहत हो सकता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर जैसे सार्वजनिक हो सकता है, जैसे नमक का हो गया। ठीक है, और निजी जैसे टाटा बजाज, संयुक्त के हिसाब से भी हो सकता है जैसे इंडियन ऑयल लिमिटेड। ठीक है, सहकारी जैसे महाराष्ट्र में चीनी, ठीक, केरल में नारियल। ठीक, और फिर प्रमुख भूमिका के आधार पर जैसे आधारभूत उद्योग जैसे लोहे इस्पात, उपभोक्ता उद्योग चीनी कागज। ठीक, और फिर आपका ऊपर देखते हैं तो जैसे कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जैसे कृषि तो चीनी, सूती वस्त्र एक्सेट्रा। ठीक है, और खनन लोहा इस्पात। ओके, तो ये आपके विनिर्माण के वर्गीकरण है। ठीक है, विनिर्माण और कुछ नहीं, अगर कोई चीज होती है उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर देना जिससे विनिर्माण प्राप्त होता है हमें। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे की कोई चीज बना देना तो वो उसका विनिर्माण कहलाएगा। ठीक है, अब नीचे आपका है फिर कच्चा माल व तैयार माल की मात्रा व भार, जैसे भारी उद्योग लोहे व इस्पात, हल्का उद्योग जैसे विद्युत का। ठीक, अब फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कृषि आधारित उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1854 मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, तो ध्यान दो ये कब की बात चल रही है, 1857 की क्रांति से पहले की बात चल रही है। ठीक है, तो अंग्रेजों का टाइम इस दौरान चल रहा हुआ भारत में। विश्व युद्ध ने भारत के सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो विश्व का जो वस्त्र का उद्योग था वहां पहले मशीनीकरण आया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे भारत में भी बाद में आने लगा। ठीक है, अब फिर इसका विकास देख लेते हैं हम। ठीक है, तो किस चीज का, सूती वस्त्र उद्योग का विकास क्या क्या है। ठीक है, विकास कैसे हुआ, तो जैसे आरंभिक उद्योग और वर्तमान उद्योग। तो आरंभिक उद्योग महाराष्ट्र गुजरात में हुए थे। ठीक, कपास उत्पादित क्षेत्र। ठीक है, कारक किस किस पर वो क्षेत्र निर्धारित थे, जहां बाजार होगा, परिवहन, बंदरगाह, श्रम, और भाई आपका पानी ठीक ठाक होगा। ठीक है, और ये आपके स्थानीयकरण पर निर्भर थे। ठीक है, बट वर्तमान के उद्योग देखें तो विकेंद्रीकृत कर दिया है महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु में। ठीक है, कारक क्या है, परिवहन, कॉटन। ठीक है, पूंजी बाजार, कौशल व डिजाइन के आधार पर। मतलब अब एक समय ऐसा भी आ गया है कि अब हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपना उद्योग वहीं लगाएं जहां हमें रॉ मटेरियल मिलता हो। ठीक है, तो अब जैसे टेक्नोलॉजी अपनी हाई हो गई है तो हम रॉ मटेरियल अपना कहीं से भी कहीं भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, कोई अब प्रॉब्लम हमें नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक समस्या दिख रही है तो इसे देख लेते हैं। जैसे उच्च कोटि के धागे का निर्यात। ठीक, तो समस्या में आएंगे औद्योगिक विविधता, पुरानी इकाइयां। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार ने प्रतिस्पर्धा में भारतीय सूत्र वस्त्र को पिछड़ापन, यानी कि अगर अंतरराष्ट्रीय के उस पर देखें तो भारतीय वस्त्र कहीं ना कहीं पीछे है। ठीक है, और फिर रिसाव व्यय का 40 से कम हुआ है, और कृषि वस्त्र उद्योग पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। कम श्रम उत्पादकता हुई है, और अनियमित विद्युत आपूर्ति हुई है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा आपका मैप में बताया गया है, जैसे वस्त्र उद्योग जैसे सूती पॉइंट, मुरादाबाद, कानपुर, उज्जैन, इंदौर, इन सब में। ठीक है, ऊनी वस्त्र के लिए आपका नीले पेन से, और रेशम के लिए चौखंडा डिब्बा सा। ठीक है, दूसरा है पटसन
और पटसन, भारत पटसन, तो भारत में पटसन होता है, ठीक है। और उत्पादकता में सबसे बड़ा उत्पाद निर्यात दूसरे स्थान से 1855 में सीरिया कोलकाता से होता था, ठीक है। स्थानीयकरण के कारण जैसे केस स्टडी में हुगली नदी, ठीक है, यहाँ जैसे कच्चा माल पटसन यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। और सस्ता जल परिवहन, सड़क व रेल परिवहन है, जल उपलब्धता है, सस्ता श्रम है, जैसे उड़ीसा एमपी बिहार से आ जाते हैं। कोलकाता नगरीय केंद्रीकरण यहाँ है, ठीक है। बट समस्या क्या है, कृत्रिम वस्त्र, ठीक। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा यहाँ भी है, जैसे बांग्लादेश से, मिस्र से, फिलीपीन से, ब्राजील से। फिर है चीनी उद्योग, तो भारतीय उत्पादक में दूसरा स्थान चीनी का ही है, ठीक है। गुड़ व खाद्य उत्पादन में प्रथम है, और कच्चा माल जैसे गन्ना के दौरान सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो चीनी मिलें जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये पीटी में आपका एक क्वेश्चन आया था कि क्या कारण है कि चीनी मिलों का विस्तार दक्षिण व पश्चिम भारत की ओर हो रहा है, ठीक है। तो कारण जैसे देख लेते हैं हम इसमें, जैसे गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा होती है, ठंडी जलवायु होती है, और सहकारी समितियों की सफलता, ठीक है, राज्यों की बेहतर नीतियां, और तटीय बंदरगाह अवस्थिति होनी चाहिए, सिंचाई व्यवस्था भी होनी चाहिए, और परिवहन जल भी हमें होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये दक्षिण की ओर शिफ्ट होती हैं, ठीक है। चीनी उद्योग की चुनौतियां क्या क्या है, मौसम के कारण, ठीक है, पुरानी तकनीक, ठीक है, परिवहन अक्षमता और खोई का उपयोग कम, कीमत कम, ठीक। 4 पॉइंट पर आपका लोहे इस्पात उद्योग, तो ये भारी उद्योग है। आवश्यक दशाएं क्या, तो कच्चा माल, लोहा, आयरस, चूना पत्थर में ये सब चाहिए, ठीक है। और परिवहन सुविधाएं जैसे ऊर्जा व जल, बाजार, पूंजी निवेश होना चाहिए। और फिर यह एक पॉइंट दे रखा, वितरण कहां तक फैला हुआ है, तो छोटा नागपुर के पठार में ये, जिसमें बोकेरो, जमशेदपुर, बरनपुर, राउरकेला, ठीक। तो यहाँ लोहा एक्स कच्चे माल की उपलब्धता है, और ऊर्जा स्थानीय कोयला क्षेत्र है, और सस्ता श्रम है यहाँ, ठीक है। फिर आ जाता है आपका उर्वरक उद्योग, तो जिसमें जैसे खाद टाइप का यूरिया, डीएपी, अमोनिया, फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास के उत्पादित क्षेत्र के आसपास ये होता है, ठीक है। तो भारत में 50% उर्वरक का उत्पाद होता है, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। तो आपको ऐसी जगहों के नाम ज्यादा याद होने चाहिए, भले ये जरूरी नहीं हो कौन सी चीज कहाँ है, जैसे कोई भी तत्व हो उसकी जगह के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ही आज आपका ये चैप्टर के साथ ही आपकी एनसीईआरटी भी समाप्त हो गई। तो हमने क्लास 10 की एनसीईआरटी में क्या क्या देखा, 6th क्लास की एनसीईआरटी देख ली, 7th हमने कर ली, 8th की भी कर ली, 9th की भी कर ली, 10th की भी, ठीक है। बट जो आपके नोट्स हैं, अब आपके नोट्स कल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। 6th to 10th एनसीईआरटी के टेलीग्राम सर्च कर लेना, द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, ठीक है। या फिर चैनल को ओपन करना, वहां लिंक लगा हुआ है, वहां भी आप वहां से भी आप टेलीग्राम को ओपन कर सकते हो, ठीक है। कल आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स बना लेना। तो नोट्स आपको 6th to 10th के एक साथ ही मिलेंगे, क्योंकि 6th to 10th एनसीईआरटी आपकी थोड़ी छोटे लेवल की है, ठीक है। और जो 11th 12th की वो आपकी स्टैंडर्ड बुक के काम पर आ जाती हैं, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।